नमस्ते, मैं कुमार उत्पाल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं नासरुद्दीन महमूद। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारतीय इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी का नाम और उस सुल्तान का अपना नाम सेम रहा हो? तो मैं आज आपको बता रहा हूं, वह सुल्तान है नासरुद्दीन महमूद, जिनके पिताजी का नाम भी नासरुद्दीन महमूद ही था। इसलिए आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नासरुद्दीन महमूद के पिताजी का नाम भी नासरुद्दीन महमूद था, या नासरुद्दीन महमूद है, इनके पिताजी का नाम भी नासरुद्दीन महमूद था। और नासरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265 तक सुल्तान रहे, और यह जो है आपको इल्तुतमिश के पोता हैं। इल्तुतमिश के बेटे का नाम भी नासरुद्दीन महमूद था। इनके बेटे की अचानक मृत्यु हो जाने से उन्होंने अपने इस पोते का नाम भी उनके याद में रखा, और उसका नाम भी नासरुद्दीन महमूद रखा। और यह आपको जानते होंगे, इन्हें आपको आलमगीर के रूप में जाना जाता है। आलमगीर, जिनका नाम औरंगजेब रहा है। औरंगजेब मुगल काल के प्रतिष्ठित सुल्तान रहे हैं। और वो जो थे, आपको बता देते हैं आलमगीर का नाम आलमगीर क्यों पड़ा। क्योंकि उन्होंने टोपी, अपना राज्य थे वह सुल्तान, लेकिन अपने खर्च, अपनी आमदनी, व्यक्तिगत आमदनी, व्यक्तिगत खर्च वह करते थे अपनी आमदनी से। और वह टोपी आपको बनाते थे, टोपी सीते थे, और उसी को बेच करके अपना खर्च चलाते थे। और मुगल काल में एक और आलमगीर हुए, जिनका नाम आलमगीर द्वितीय था, क्योंकि वह भी उसी तरह के व्यक्ति थे। वह खुद पैदल जाकर के आपको जाके इबादत करते थे, और वह भी बहुत ही आदर्शवादी आपको सुल्तान रहे। ठीक उसी तरह से नासरुद्दीन महमूद भी, जो एक सुल्तान रहते हुए भी वह आपको कुरान लिख कर, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, हाथ, इनकी हस्तलिपि जो थी बहुत ही अच्छी थी, और वह लिख करके कुरान को बेचते थे, और उससे जो पैसा आता था और उससे वह खर्च चलाते थे। इनकी पत्नी जो बलवन जैसे बड़े सुल्तान, और उनके दामाद ये थे। यह अपने एक बार की बात है कि जब उनको हाथ जल गया भोजन बनाते समय, तो उन्होंने अपने पति नासरुद्दीन महमूद से कहा कि मुझे एक नौकर की व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, नौकर की व्यवस्था हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उतनी आमदनी मेरे पास नहीं है। जबकि यह 20 वर्ष तक, जिसके अंदर में खुद बलवन जो है आपको कार्य करते रहे, और बलवन के दामाद भी रहे, लेकिन यह सुल्तान रह करके भी सुल्तान के जैसे नहीं रहते थे। और यह चाहते तो एक क्या हजार भी गुलाम इनके सेवा में हाजिर हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं। और ये अपने पति पत्नी दोनों अपने हाथ से सब काम करते थे। मैं उन्हीं के बारे में आज बताने जा रहा हूं। और यह आपको एक और आश्चर्यजनक घटना है कि यह इनको स्त्री के वेश में दिल्ली आना पड़ा था। क्यों आना पड़ा था उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगा आपको। और नासरुद्दीन महमूद दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले बहराइच के राज्यपाल थे, और वहां षड्यंत्रों का जाल बिछा हुआ था। उस षड्यंत्र के जाल को तोड़ते हुए वह आपको स्त्री के वेश में पहुंचे, नहीं तो रास्ते में ही मार दिए जाते।
इसलिए उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया। नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र के सुल्तान थे, क्योंकि वास्तविक शक्ति तुर्क चालीसा दल के नेता बलबन के हाथ में था। मैंने आपको बताया था कि सब कार्यभार बलबन करते थे, जो इनके ससुर भी थे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था और उसी समय नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी। उलूग खान के नाम से बलबन खूब प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनको उपाधि एक सुल्तान इल्तुतमिश के पोते थे और इल्तुतमिश ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के। तो उलूग खान की उपाधि जो है सो इन्होंने दिया था, नासरुद्दीन महमूद ने दिया था और सम्मानित करके नाइब ए ममलिकात का पद प्रदान किया था, जो समझिए कि सुल्तान के बाद सब कुछ यही होते थे। नाइब ए ममलिकात बनने के बाद बलबन ने उच्च पदों पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बिठाना शुरू कर दिया था, जिसमें किस्लू खान को अमीर ए हाजिब, मुख्य दरबारी अधिकारी, शेर खान को लाहौर भटिंडा का इक़्तिदार और वजीर का पद अबू बकर को प्रदान किया गया था। सुल्तान के बाद वैसे अबू बकर का पद था, वजीर था, लेकिन यह सब कुछ कोऑर्डिनेशन करते थे नाइब ए ममलिकात, क्योंकि उनका वरदहस्त था नसरुद्दीन महमूद, जो सुल्तान थे उनका वरदहस्त था अपने ससुर बलबन का। बलबन को वह आपको सब कुछ कर दिए थे, मैं सब पद पर और नियुक्ति करने का या सब कुछ करने का उन्होंने दे दिया था। मैं आपको बता देता हूं कि अब अबू बकर जो वजीर थे, नाम मात्र के वजीर थे, सब कुछ खुद बलबन करते थे। 1265 में अचानक सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। बलबन उसका उत्तराधिकारी माना गया, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद को कोई पुत्र नहीं था, इनको कोई पुत्र नहीं था। मीन्स बलबन की बेटी और दामाद को कोई पुत्र नहीं था, जो सुल्तान के पद पर थे नासरुद्दीन महमूद। मैं आपको बता रहा हूं इसकी रोचक और आपको ऐतिहासिक कहानी और ऐतिहासिक बातें लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। मिनहाज उस सिराज जो तबाकत ई नासरी, जो आप यह पुस्तक का कवर देख रहे हैं, वह 23 तबकों यानी आपको 23 अध्यायों में विभक्त था। 23 मीन्स 23 आपको चैप्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उस समय तबका कहा जाता था। उस 23 तबकों में बटा था, इसका मतलब है काफ़ी वॉल्यूमिनस यह पुस्तक थी और जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत की बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। यहाँ उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और कई राजाओं और कई अ, वज़ीरों का भी चर्चा किया गया है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मिन्हाज-उस-सिराज नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दरबारी कवि थे और आपको बता देते हैं मिन्हाज-उस-सिराज ने सुल्तान के मृत्यु का वर्णन नहीं किया, क्योंकि मिन्हाज के ग्रंथों में 1260 ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है। मिन्हाज-उस-सिराज ने तबाकत-ए-नासरी उसे ही समर्पित किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि यह बलबन को नहीं समर्पित किए थे, बल्कि वह जो हैं आपको नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किए थे। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास को ठीक वहां से शुरू किया जहां मिन्हाज ने अपना इतिहास समाप्त किया था और हफीक ने यह दावा किया है कि उसने बर्नी के काम को फिरोज शाह तुगलक तक ले जाकर उसे अंतिम रूप दिया। मिन्हाज एक आलिम था, सभी उलेमा विद्या तथा धर्म से ही संबंधित नहीं थे, वह जो हैं बहुत अच्छे जानकार थे। वे 1227 ईस्वी में उच्च पहुंचे, जहां नासरुद्दीन कुवाचा ने उन्हें फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त किया।
जब इल्तुतमिश ने कुवाचा को युद्ध में ललकारा और उसे पराजित किया तो मिन्हाज इल्तुतमिश के साथ हो लिए और वह दिल्ली आ गए। दिल्ली में 1231 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर लगभग 11 महीने तक घेरा डाला, तब मिन्हाज वहां सेना के मनोबल को बढ़ाने वाले उपदेश तजकीर दिया करते थे। उपदेशात्मक तजकीर दिया करते थे वह। आगे चलकर ग्वालियर के काजी और इमाम नियुक्त किए गए आपको इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तान रजिया के शासन काल में वे दिल्ली स्थित नासरिया मदरसा के मुख्य शिक्षक बनाए गए। वे राजधानी के काजी नियुक्त किए गए और आगे चलकर रजिया के उत्तराधिकारी बहराम ने पदोन्नति कर पूरे राज्य का काजी उनको पद दिलवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ काजी उल कुजात नियुक्त किए गए और उनको बाद में सद्र जहां भी बनाया गया। बलबन के शासन काल में उनकी मृत्यु हो गई। बलबन के ही शासन काल में मृत्यु हो गई, जिसके चलते वो आगे नहीं लिख पाए। मिन्हास उस सिराज नासरुद्दीन महमूद के समय मुख्य काजी के पद पर थे, जो बाद में उनको षड्यंत्र द्वारा शासन काल से हटाया गया और उनके स्थान पर शमसुद्दीन नियुक्त हुआ था। लेकिन फिर जब बलबन शासन अधिकार कर लिए, तब काजी के पद पर वह आ गए। मीन्स कहने का मतलब है कि इसके बाद आपको बता रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए वह जो हैं सो बलबन हटा दिए गए थे लगभग 1 वर्ष के अंतराल में। लेकिन फिर जब वह कब्जा कर लिए तो वह जो हैं सो इनको नियुक्त कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले बात बता दे रहा हूँ कि उस सुल्तान जो थे आपको नासरुद्दीन महमूद जो थे वह आपको यह जान लीजिए कि उनकी लिखावट बहुत अच्छी होती थी। यह कई बार मैं बतला दिया हूँ और उसी से वह कुरान लिख अपने हाथों से लिख करके बेचते थे और उसी से उनका अपना खर्च बढ़ चलता था। वह धर्म भीरू थे, धर्म से डरने वाले थे। लेकिन बलबन जो थे, उनके ससुर जो थे वह जो थे मंगोल भीरू थी। मंगोल भीरू का मतलब है मंगोल से वह डरते थे। इसीलिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया और जिंदगी भर वह केवल और केवल मंगोल से बचने के लिए और मंगोल से लड़ने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जबकि उनके पास बहुत शक्ति थी और वह राज्य विस्तार से लेकर के अन्य कई काम कर सकते थे, लेकिन उनको बराबर एक भय बना हुआ था मंगोल से। और अंत में उनका जो समझिए कि पतन भी हुआ, तो वह जो है मंगोल के कारण, क्योंकि इनके सबसे लायक जो पुत्र थे बलबन के, वह मंगोल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद इनको बहुत सदमा और धक्का लगा, जिसके कारण यह 1 साल के बाद ही पुत्र की मृत्यु के बाद उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो यह इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल भीरू थे। बलबन को कुछ विकट समय के चलते अपने पद में मैं एक बार और भी चर्चा किया हूँ कि हाथ से धोना पड़ा था और यह आपको उस षड्यंत्र में कई षड्यंत्रकारी शामिल थे और उसमें किसलू खान, कुतलू खान, नसरुद्दीन की माँ अरशद खान और रहियान, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। और इसके मुख्य जो कर्ता-धर्ता और मुख्य हीरो के रूप में थे, रहियान थे और उनको झांसी भेज दिया गया, वहाँ से नागौर भेज दिया गया। इमाद इमादुद्दीन रायहन जो थे प्रधानमंत्री वकीलदार का पद मिल गया उनको और वह पहला अवसर था जब किसी भारतीय मुसलमान ने सल्तनत काल में सर्वोच्च पद मिला था।
और उनके चचेरे भाई बलबन के चचेरे भाई को सीमा प्रांत के पद से हटा दिया गया और यह मंगोल का शत्रु था। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह जो है, यह आप देख रहे हैं मिन्हाज उस सिराज की तस्वीर है और तबाकत ए नासरी को लिखते हुए चित्रित किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन राहियन जो थे वह उनको लोग पचा नहीं पाया, क्योंकि वह भारतीय मुसलमान थे और इनको षड्यंत्र के द्वारा इनको हटा दिया गया और उनको बहराइच भेज दिया गया। मिन्हास उस सिराज ने अपनी पुस्तक में राहियन को देशद्रोही और हिंदू धर्मद्रोही और काफिर कहा है। नासरुद्दीन महमूद को शमसी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल मैं पहले भी चर्चा कर दिया, 1246 से 1265 में के मध्य में था। फ़क़ ए मुदव्विर में भी इस पर विचार किया गया है, किंतु यह पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक के वृत्तांत तक ही सीमित था। नासरुद्दीन महमूद के मृत्यु के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं सुल्तान की मौत जो है जहर देने से हुई थी। कुछ इतिहास करते हैं सुल्तान की मृत्यु बलबन के द्वारा हत्या करवाने से हुई है। कुछ कहते हैं कि नॉर्मल डेथ हुआ है। लेकिन जो भी हो, यह विवादास्पद अभी भी है। इसका सुलझाया नहीं गया है इतिहासकारों के द्वारा। हम लोगों को तो जो पुस्तकों में मिलता है उसी के आधार पर हम सभी बातें आपको बतलाते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।